Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। आज आप लोग का क्यूज भी है ना? 3 o'clock से क्यूज भी है। पार्टिसिपेट करेंगे क्यूज में सबको, है ना? Okay, sir. हाँ, संदीप यादव बोलिए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग हर्ष। चलिए तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया था? एक मिनट, कुछ देर और वेट कर लेते हैं, 2 मिनट, कुछ लोग आ जाएंगे। डेस्कटॉप So today is 15th, na? Today is 25th. Yes, sir. Yes, sir. So today is 25th, building material, and today topic is steel. So today we'll discuss about the steel. Steel क्या होता है? Types of steel क्या है? Some advantages and some disadvantages. We are going to discuss this particular topic. Okay. So in previous class we have studied what? Paints, है ना? In previous class we have studied about paints. Paints क्या है? तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली पेंट्स में जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन थे या क्लास कौन कौन से थे पेंट्स में, एक एक करके बताएंगे। पेंट्स में आपके क्लासिफिकेशन क्या क्या थे, याद है कि नहीं को? Sir, water paint, oil paint, cement paint, bituminous paint, ओके, और स्पेशल Yes. टाइप्स ऑफ पेंट में फायर पेंट और Luminous, sir. ओके। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूंगा तो कंपोजिशन क्या क्या पेंट्स में होता था, होता है? पहला बेसिक या बेस, फर्स्ट वन इज बेस, उसके बाद व्हीकल सर, उसके बाद होती है व्हीकल, देन पिगमेंट पिगमेंट्स, Solvent. सॉल्वेंट्स, ड्रायर्स उसके बाद एडल्ट्रेन सॉल्वेंट, देन एडल्ट्रेंट्स। यस सर। तो ये बेसिकली हमारे कंपोजिशन है। अब आपकी प्रॉपर्टी सबको पता है, बेस का क्या काम होता है, प्रिंसिपल कंपोजिशन है बेस। व्हीकल का काम क्या होता है? व्हीकल क्या ड्यूरेबिलिटी देगा, टफनेस देगा एंड वाटरप्रूफनेस देगा। पिगमेंट्स कलर आपको देगा। सॉल्वेंट क्या करता है? थिन करने के काम में आता है। और एडल्ट्रेंट्स आपका ड्रायर्स भी हो रहा है, सर ड्रायर्स भी है। ड्रायर्स भी है। तो ये सब सॉरी, ये सब सारे। Hello, sir. हाँ जी। Sir, what is the distempering of paint? Distempering of paint, today we are going to discuss distempering. Okay, sir. Okay. डिस्टेम्पर डिस्कस कर लेंगे, एनिमल डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आप लोग घर में कभी सुने हो? मेरा घर में डिस्टेम्पर किया हुआ है, सुने हो किसी से? Yes, sir. चलो, है कुछ नहीं, छोटी छोटी टॉपिक है और डिस्कस। तो फर्स्ट कुछ पॉइंट्स थे, एक दो टॉपिक डेफिनेशन आ जाता है शॉर्ट नोट्स में, तो उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। दिलीप कुमार पासवान, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप।
क्या दिलीप? चलिए अच्छी बात है। ओके, सो एनिमल, एनिमल क्या होता है? ये भी हम लोग पेंट्स के टर्म से यूज कर लेते हैं, बट नाम दूसरा है। क्या? इट कंसिस्ट ऑफ बेस लाइक जिंक ऑक्साइड ग्राउंडेड इन वर्निश। एनिमल, पेंट्स, वर्निश, ये सब सारी चीजें एक ही कैटेगरी की चीजें हैं, है ना? हम लोग सरफेस के ऊपर पेंट करने में यूज कर लेते हैं। If desired coloring pigments is added, it imparts color to it also. तो एनिमल भी आपको कलर की प्रॉपर्टी देगी, ठीक है? और इसमें बेस मेरा फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट था, प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट था पेंट में, तो इसमें बेस मिला होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड ग्राउंडेड इन वर्नेस। तो दे ड्राई क्विकली एंड फर्निश अ हार्ड ग्लोसी सरफेस। अभी कहाँ पे ये जो एनिमल हम लोग यूज करेंगे, ये बहुत जल्दी सूख जाएगा और हार्ड ग्लोसी सरफेस आपको दिखेगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वर्क। एनिमल को हम लोग इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल वर्क में भी यूज कर सकते हैं, और एप्लीकेशन ऑन वुडवर्क जनरली। These are the acid resistance not affected by alkali, gases and are waterproof. अब एनिमल में आपको एक बार दिखाता हूं कैसा होता है एनिमल। अच्छा, तुम लोग कभी कारपेंटर के घर पे गए हो क्या? मतलब कारपेंटरिंग जहां पे होती है आप लोग देखे हो क्या? सोफा सेट बनते हैं वहां पे। हाँ सर, देखा है। देखे हो तो वहां पे देखते हो, एक बेसिकली एक कलर यूज करता है, रेड कलर का कलर लाने के लिए, देखे हो? यस सर। तो स्मेल भी अजीब टाइप से करता है वो, देखे उस टाइप से? देखो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिख रहा है ये? इस टाइप से वुड पे हम लोग पेंट करते हैं लकड़ियों के ऊपर। यस सर। ठीक है, तो दीज आर द एनिमल पेंट्स। ग्लॉसी सरफेस आपको देता है। पहले आप सोफा सेट बनाए हो, पलंग बनाए हो, तो लकड़ी में उतनी शाइनिंग नहीं होती, जैसे ही एनिमल चढ़ाते हैं तो फिर उसमें शाइनिंग आ जाती है। देखे हो ना ये चीजें को? पॉलिश करते हैं लोग, है ना? तो दिस इज एनिमल, इसे हम लोग यूज कर लेते हैं। अब यूज करके एसिड रेजिस्टेंस होता है ये, अल्कली इफेक्ट नहीं करेगा, एंड वाटरप्रूफ भी होता है ये। नेक्स्ट है डिस्टेम्पर। अब डिस्टेम्परिंग है क्या? छोटा सा टॉपिक है। तो डिस्टेम्पर है, इट इज मेड अप विथ बेस एज व्हाइट चॉक एंड थिनर एज वाटर। मतलब व्हाइट चॉक, और हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे? पानी। तो ये आपका क्या नहीं, इसको बोल देते हैं क्या? डिस्टेम्पर इसको बोल देते हैं। तो सम कलरिंग पिगमेंट्स एंड ग्लू इज आल्सो एडेड इन इट। कुछ कलर पिगमेंट्स भी इसमें ऐड कर देते हैं और कुछ ग्लू भी ऐड करते हैं। It is available in powder as well as in paste form, hence are cheaper than paints. They are most suitable for plastered surface as well as whitewash surface. अब समझ में आ गया डिस्टेम्पर क्या है? ये बेसिकली आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है दुकानों में, ठीक है? तो इसे हम जो प्लास्टर्ड सरफेस पे जो हम लोग डिस्टेम्परिंग करते हैं, व्हाइट कलर का जनरली मिल जाता है, या फिर चूना जिसको बोल दो उस टाइप में, या फिर प्लास्टर्ड सरफेस में हम लोग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेम्पर। क्लियर है? कोई पूछ रहा था सर डिस्टेम्परिंग क्या है? यस सर, सर क्लियर। ओके, ये सब कुछ चीजें खुद से, ये सब चीजें पढ़ाने वाली चीजें नहीं है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। स्पून फिटिंग करता हूँ। सर वर्निश क्या है? वर्निश को देख लेते हैं, वर्निश आया था एक वर्ड। तो इट इज अ नियरली होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन ऑयल, अल्कोहल और टर्पेंटाइन। तो वर्निश आपका एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है ऑफ रेजिन का, जिसमें ऑयल रहता है, अल्कोहल और टर्पेंटाइन रहता है। The type of solvent to be used depends upon the type of resin. अब रेजिन क्या आपको पता है ना? टिम्बर में हम लोग पढ़े थे रेजिन के बारे में, yes or no? वो कोई याद भी नहीं होगा, अच्छी बात है। The oil dries with time and the solvent evaporates
लिविंग बिहाइंड अ सॉलिड ट्रांसपेरेंट रेजिन फिल्म ओवर द सरफेस। तो ये वर्निश का काम है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ वर्निश आपको। लेट मी टाइम। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आप ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो जाती है। बिकॉज वर्निश पेंट, चलो देख लो, ये भी सेम एज ए आपका जो एनिमल है उसी के टाइप का भी ये भी होता है वर्निश पेंट्स। दिस इज द वर्निश पेंट्स, दिख रहा है ये, दिस ऑल आर द वर्निश पेंट्स। क्लियर है? ठीक है, आइडिया मिल गया। दिस इज वर्निश प्लेस करते हो हम लोग, इससे भी आपकी वुड वर्क में शाइनिंग वगैरह आ जाती है। तो ये है। उसके बाद ग्लास पढ़ना नहीं आपको, तो मैं पढ़ा दूंगा। जो आज हम लोग का टॉपिक है दैट इज स्टील। ठीक है, तो अब देखो स्टील बहुत बड़ा टॉपिक है। स्टील के बारे में आप आरसीसी में भी पढ़ोगे 6 सेमेस्टर में, बट इस पर्टिकुलर लेवल पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। स्टील जैसे ही मैं बोलता हूँ, जैसे ही मैंने बोला स्टील, इससे आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय स्टील? एनीवन? एनीवन? स्टील मतलब क्या समझ रहे हो? मतलब एप्लीकेशन तो इसको आप रेगुलर बहुत जगह देखे होंगे। घर में आप देखो, अपने घर में स्टील स्ट्रक्चर, स्टील का आपके घर में बहुत सारा चीज मिल जाएगा। जैसे में मेटल, ओके गुड, मेटल, विवेक बोल रहा है मेटल, ठीक है। आपने घरों पे स्टील स्ट्रक्चर में डोर देखा होगा, विंडो देखी होगी। मैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। अलमीरा वगैरह देखे होगे, है ना, गोदरेज वगैरह एग्जांपल में देख लो। ये सब क्या चीज के? स्टील है, टाइप ऑफ स्टील बोल सकते हैं। यस और नो? आपका रेलिंग जो होता है छत का, स्टंबल वगैरह, वो भी स्टील की होती है। अब स्टील में बहुत टाइप्स के आते हैं। आपने रेलवे में देखा है, वहां भी स्टील यूज होता है। जो रेल की पटरी होती है, जो रेल होता है, रेल जिसपे गाड़ी चलती है, वो भी स्टील की होती है, होता है ना। तो ऑलमोस्ट स्टील स्ट्रक्चर अभी के सिनारियों में, जैसे कंक्रीट, जब हम लोग कंक्रीट के बारे में अगर मुझे जानकारी हो गई ना, तो डिजाइनिंग में इसकी यूज हम लोग कर लेते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में। और जब स्टील की हमको जानकारी हो जाएगी तो इसको मैं स्टील स्ट्रक्चर में यूज कर। अब स्टील के स्ट्रक्चर्स अभी क्या होता है कि स्टील का स्ट्रक्चर बहुत ही फास्ट बन जाते हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, अगर आरसीसी का बिल्डिंग आपका 10 केजी लोड सस्टेन कर रहा है, तो स्टील स्ट्रक्चर कितना करेगा? 100 टाइम्स ज्यादा, एंड मोर देन दैट, मोर देन 100 टाइम्स ज्यादा लोड सस्टेन करेगा। मतलब कि अगर आपका आरसीसी 1 केजी लोड सस्टेन करेगा, तो स्टील आपका कितना करेगा? 100 केजी। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, किसका ज्यादा होगा? कंक्रीट का, स्टील का होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा निकल के आएगी? कंक्रीट का या स्टील का? स्टील सर। स्टील के ऑब्वियसली टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आएगी। तो आपने ऐसे मॉल्स वगैरह देखे होंगे कि आपने मॉल देखा होगा, कॉलम जो है, कॉलम को वो लोग क्या कर देते हैं? स्टील स्ट्रक्चर से डिजाइन कर देते हैं। और बाकी जो भी कंक्रीट है आपका, ब्रिक वर्क, यहाँ पे वो लोग ब्रिक वर्क दे देते हैं। देखे हो ऐसा कभी? कंक्रीट बहुत ही कम यूज करते हैं। तो बेसिकली ये सब सारे स्टील स्ट्रक्चर यूज करते हैं। दीवार के लिए यहाँ पे हम लोग ब्रिक यूज कर लिए, है ना। तो स्टील स्ट्रक्चर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है प्रेजेंट सिनारियो में। अब क्यों है इंपॉर्टेंस, तो आपको जानना पड़ेगा इन्वायरमेंटल इशू को लेकर के। अब कंक्रीट जब हम बनाते हैं, तो कंक्रीट बेसिकली क्या चीज का मिक्सर होता है? सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। अब ये तीनों का रिसोर्स क्या है हमारा? ये तीनों की रिसोर्सेस क्या है? नेचुरल क्लाइमेट से तो लेते हैं ना। और ज्यादा वेस्टेज होती है, आप पहाड़ को काट रहे हो, नदी के पानी, नदी में जो बालू होता है, सो सैंड होता है, आप उसे निकाल रहे हो, है ना। एग्रीगेट पहाड़ से काट रहे हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचा रहे हो। है कि नहीं?
स्टील से भी होती है बट एज कंपेयर टू कम होती है। अब एडवांटेज हो गया कि एक तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा, फैक्ट्री में जो भी पॉल्यूशन होगी। अब इसमें क्या है, इसमें जहां भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे डस्ट उड़ेगा, पार्टिकुलेट मैटर होगा। और स्टील में जो होती है ना, अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, किसी को पता है क्या? व्हाट डू यू मीन फैक्टर ऑफ सेफ्टी? एनीवन हैविंग आइडिया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? किसी को आइडिया नहीं है फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल दूं? ये आवाज सुनाई दे रही है ना तुम लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, समझना फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसको बोलते हैं। लेट सपोज आपको बिल्डिंग डिजाइन करना है, आपको एक बिल्डिंग डिजाइन करना है। आपका जो लोड निकल के आया, वो निकल के आया 120 किलो न्यूटन। ठीक है, ये जो लोड निकल गया 120 न्यूटन निकल के आ गया, तो आप कितना के डिजाइन करोगे? 120 के लिए डिजाइन करोगे? 120 के लिए डिजाइन करोगे? चलो ऐसा नहीं समझोगे। अब मान लो कि पार्टी कर रहे हो तुम लोग, ठीक है? पार्टी में जो भी 10-20 लोग जो भी है, 10-20 लोग को तुमने इनवाइट किया है, चिकन बना रहे हो तुम, ठीक है? तो चिकन अब तुम कितना केजी लाओगे? 20 आदमी में कितना केजी चिकन लगता है? कोई आइडिया दो। 20 केजी सर लमसम 6 केजी के, 6 केजी के 4 किलो सर। 4 केजी लगता है, ठीक है? तो 10 केजी सर। 10 केजी मतलब वो डिपेंड कर जाता है कैसा पार्टी है ना, है कि नहीं? 12 केजी, विवेक बोल रहा है 12 केजी, ओके। विवेक बहुत ज्यादा चिकन खाता है। तो अब देखो ये वैरी कर रहा है ना, तो अब वो डिपेंड कर जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 20 आदमी में अगर मुझे 10 केजी में काम चल जाएगा, 10 केजी में हमारी काम चल जाएगी, तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा के नहीं बनाते हो, चलो 11 केजी बना लेते हैं। ऐसा करते हो कि नहीं? घटना नहीं चाहिए। यस सर। करते हो? यस सर। तो ये आपने जो 1 केजी बढ़ाया, ये आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया। अब कोई पार्टी होती है तो बोलता है कि 1000 आदमी का खाना बनाना, वो लोग 1200 आदमी का बना देता है, वो 200 आदमी या 1100 आदमी का बनाना, 100 आदमी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलता है ना? अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लेगा तो खाना कम जाएगा, खाना कम जाएगा तो लोग पेट नहीं भरेगा, लोग फिर गाली देगा, यही ना होता है? तो सेम इसी तरीके से कंक्रीट में भी होता है और स्टील में भी होती है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? अगर 120 अगर आपका आ गया, अगर 120 आपका आ गया, तो एक पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका लोड आपने जो कैलकुलेट किया है, उसमें आप बहुत सारे फैक्टर कैलकुलेट किए होंगे, हवा विंड फैक्टर कैलकुलेट किए होंगे, फिर अर्थक्वेक फैक्टर किए होंगे, फिर आपका स्नो फैक्टर किए होंगे, लाइव लोड कंसिडर किए होंगे। ये सब सारे कंसिडर करने के बाद आपको आया 120 किलोमीटर का लोड लग रहा है, तो आप क्या इसमें फैक्टर सेफ्टी अप्लाई करोगे ना कि 120 नहीं बना दोगे? ऐसा कंडीशन तो हो सकता है ना कि ये लोड कोई एक ऐसा कंडीशन, यस लोड कैपेसिटी, यस मतलब कि अब आपका इतना लोड कैपेसिटी के लिए डिजाइन करना आपको बिल्डिंग, अब आप 120 डिजाइन कर दोगे, तो किसी ऐसा सिनेरियो में हो सकता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कभी इतना बूस्ट हो, अर्थक्वेक अगर आप 6 रिक्टर स्केल पे बनाए हो सके 7 आ जाए। हवा आपने सपोज आपने डिजाइन किया है 100 किलोमीटर पर घंटे रफ्तार से रहेगा, तो आपका घर सेफ रहेगा। सपोज हवा किसी कारण बस से 120 किलोमीटर रफ्तार से चल गई, तो आपका बिल्डिंग तो फेल हो गया। 1 मिनट सर, क्लास में है? हाँ क्लास में, हाँ हाँ डिपार्टमेंट कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट ईयर में नहीं लिया, फर्स्ट ईयर को तो आप करवाएंगे ना, तो सेकंड थर्ड का ले लिए। अरे सर क्लास है फिर मेरा, हाँ 2 से 3 फिर क्लास है, तो फर्स्ट ईयर में करवा दीजिए ना। चलो कहा मैं क्या बता रहा था, हाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर रहा था। तो किसी भी कारणवश से क्या होगा, ये लोड बढ़ सकता है, ये सुनो, ये लोड तो बढ़ सकता है ना, तो उस केस में आपका बिल्डिंग तो फेल हो जाएगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में ऐसे भी, जो कंक्रीट है ना, कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं हम लोग, लेते हैं 1.5। कितना लेते हैं? 1.5।
स्टील के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 1.15। ये डेटा मैं लिया हूँ इंडियन स्टैंडर्ड 456, ये कोड है, आप पढ़ोगे 6 सेमेस्टर में, बट ऐसा भी याद रखो। अब ये जो फैक्टर मैंने लिया है कि 1.5 कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है और स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 है, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट ये कर रहा है कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लिए हैं और स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लिए हैं, है ना? तो स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम क्यों लिए हैं, कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा क्यों लिए हैं, बता सकता है? एनीवन? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में आपसे कि कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 ले रहे हैं, स्टील का 1.15। स्टील का तो ज्यादा लेना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट से। ये अपोजिट होता होगा सर। अपोजिट होता होगा? अच्छा, किस सेंस में अपोजिट होता है? अगर सर स्टील का हम कम रखता हूँ तो हो सकता है कि लोड उस पर ज्यादा, मतलब वो कैपेसिटी रखता हो लोड को रखने के लिए, और अगर लोड कम रहेगा तो फिर वो हो सकता है ज्यादा रहता होगा स्टील। अच्छा चलो, तो आंसर इज दैट जो क्वालिटी कंट्रोल है ना, क्वालिटी कंट्रोल जो है स्टील के केस में ज्यादा मुझे निकल के आती है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? अब जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है कहाँ पे होती है? फैक्ट्रीज में होती है, यस और नो? स्टील की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में होती है, तो वहां पे जो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है एक प्रॉपर गाइडेंस में होता है, एज पर प्रोविजन के अंदर होता है, तो वहां पे क्वालिटी कंट्रोल हम मुझे अच्छी निकल के आती है, ज्यादा निकल के आता है। बट कंक्रीट के केस में ऐसा नहीं है। कंक्रीट केस में आप रैंडमली सीमेंट सैंड मिक्स करोगे, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन आप इधर उधर कर ही दोगे। होती है कि नहीं होती है? किसी को पानी मिलाना 1 लीटर, वो पानी मिला देगा 1.2 लीटर, कोई 0.8 लीटर भी मिला देगा, ये सुनो। किसी को सीमेंट डालना 1 बोरा, डाल देगा 1.5 बोरा, होगा कि नहीं हो? तो इसमें क्या आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो मिसमैच कर जाती है, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। उसकी वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट में हम ज्यादा लेते हैं एज कम्पेयर टू स्टील, और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होती है, वहां पे क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास रहता है, तो ये चीजें प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर है? पता चल गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम ज्यादा क्यों लेते हैं। और ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे एकदम एग्जाम में बैठोगे तो, कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये भी चीजें क्लियर हो गई। ये सब चीजें ना लिख लिया करो, जब मैं बताता हूँ ना तब ये चीज तो मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं बोलता हूँ तो कॉपी किताब लेके बैठो, लिख लो, उसको काम देगा आगे। नहीं तो ऐसे सुन के रह जाओगे तो फिर 10% ही जाएगा, बाकी सब तो बाहर ही चला जाएगा। चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो स्टील के बारे में आप लोग ने इतना, मैंने आपको इतना ब्रीफ कर दिया। एप्लीकेशन इसका अभी आप देखोगे मोस्ट ऑफ हर केसेस में स्टील की एप्लीकेशन दिख जाएगी आप। और स्टील की एप्लीकेशन इसलिए देखिए कि जो स्टील स्ट्रक्चर है उसका कंस्ट्रक्शन ज्यादा फास्ट होता है, मेरा नहीं है। स्टील स्ट्रक्चर जो होती है कंस्ट्रक्शन ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो अब आओ जान लेते हैं स्टील होता क्या है। तो स्टील इज अ मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग मटेरियल अमंग ऑल द मेटालिक मटेरियल। तो जो स्टील है, जितने सारे मेटालिक मटेरियल है, ये बेस्ट सुटेबल मटेरियल बोला जाता है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज ड्यू टू वाइड रेंज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी दैट ऑन स्टील कैन हैव। तो स्टील के पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, जो कि एक और भी वाइड रेंज में अवेलेबल है जो कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सूट करता है उसको। By suitability, controlling the carbon content, allowing elements, heat treatment are desired. Combination of properties can be attained in steel. मतलब अगर आपको प्रॉपर्टीज अचीव करना, अच्छी प्रॉपर्टी, तो आपको कार्बन कंटेंट का केयर करना पड़ेगा, अलोइंग एलिमेंट्स का केयर करना पड़ेगा, हीट ट्रीटमेंट क्या दे रहे उसको केयर करना पड़ेगा। तो ये सब सारे कंट्रोल करके आप एक अच्छे स्टील बना सकते हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट स्टील कैन बी क्लासिफाइड। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन कौन करता है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कौन सी कंट्री करती है? चीन सर। चाइना। इंडिया कितने पोजीशन पे है? इंडिया कौन से पोजीशन पे है बताइएगा मुझे। सर वो सर्च नहीं किए थे। तो उसको ही बता देना, मतलब मैं ऐसे बता दिया कि देखो, जब आप इंटरव्यू के सामने बैठोगे और आपसे पूछेगा कि फेवरेट टॉपिक क्या है, आप बोलोगे स्टील है सर,
तो आपसे पहले यही सब क्वेश्चन, पहले बाहर से क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा का जनरल नॉलेज सही है कि नहीं, है ना। तो ये सब सारी चीजें एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, कोई मटेरियल पढ़ते हो तो उसका एक ओवरव्यू आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं बीच में क्वेश्चन पूछ देता हूँ, तो वो सब आप देखते रहना अपने आप से। चलिए, सो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट स्टील कैन बी क्लासिफाइड एंड द फॉलोइंग। तो जो टाइप्स ऑफ स्टील है, बेसिकली 4 टाइप्स के स्टील है। पहला क्या है, डेड माइल्ड स्टील, इसमें कार्बन कंटेंट जो निकल के आता है लेस देन 0.15। माइल्ड स्टील, इसमें जो कार्बन कंटेंट है 0.15 से लेकर के 0.3 तक है। मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट है 0.3 से 0.8 है। एंड हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट की वैल्यू 0.8 से 1.5 है। क्लियर है? सर स्टेशनल स्टील इसमें नहीं आता है? क्या? स्टेशनल स्टील सर, एसएस। स्टेनलेस स्टील ना? यस सर। हाँ आता है, देखो स्टील आया, स्टील में सारा चीज कवर होता है, स्टेनलेस भी है, जितने टाइप्स की स्टील है सारा स्टील कवर हो जाएगा। अब स्टेनलेस स्टील में स्टील में पढ़ना होगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट ये सब सारे क्लासिफिकेशन है। अब इसके अंदर बहुत सारे सब क्लासिफिकेशन भी है, तो वो सब चीज आप आगे पढ़ोगे 6th सेमेस्टर में। सर एक रिक्वेस्ट है, हर टॉपिक के बाद एक क्यूज टेस्ट लीजिए ना प्लीज। ओके हर्षराज आनंद, will try. So we will start from cement. Okay. So probably after 26th January. और मैं प्लानिंग कर ही रहा था, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे टॉपिक खत्म हो गए। जैसे सीमेंट से टेस्ट चलेगी, डेली आपको 10 क्वेश्चन मैं दूंगा, डेली 10 क्वेश्चन बनाओगे सीमेंट से, लाइन से, इस तरीके से क्वेश्चन दूंगा, तो ऑब्जेक्टिव आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस फ्रॉम 27th। ठीक है हर्ष, इससे आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगी। चलिए, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है, आपने सॉम पढ़ रही है ना, पढ़ रहे होगे सॉम तुम लोग, तो सॉम में आपने माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ा होगा, पढ़े है ना? माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी पढ़े होगे स्ट्रेस सस्टेन कर में। यस सर। जो भी एक टाइप की स्टील, अब माइल्ड स्टील का यूज देखो कहाँ कहाँ पे, माइल्ड स्टील पढ़े होगे, फिर मैं HYSD स्टील पढ़ाऊंगा। HYSD स्टील क्या होता है? हाई यील्ड डिफॉर्म स्टील वाले इसको बोलते हैं, HYSD स्टील। अब जैसे कंक्रीट की ग्रेडिंग होती है ना, कंक्रीट ग्रेडिंग मैंने आपको बता रखा है M5, M10, M15, M20, M25, उसी तरीके से स्टील की भी ग्रेडिंग होती है, उसी तरीके से हर स्टील की भी ग्रेडिंग होती है। जैसे माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं Fe250। क्या बोलते हैं? Fe250। ध्यान से देखें, तो आगे यूज होगा ये सब सारी चीजें, मटेरियल में नहीं, आगे आने वाली क्लासेस में आरसीसी डिजाइन करोगे तो। अब माइल्ड स्टील को हम लोग बोलते हैं Fe250। HYSD स्टील का 2 ग्रेड है, Fe415 और Fe500। अब बोलोगे सर ये Fe क्या है ना, और ये 415500 क्या है? एक क्वेश्चन मैं फिर पूछता हूँ आपसे कि जो आपका स्टील है ये क्या चीज में स्ट्रांग होता है? कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है या फिर टेंशन में स्ट्रांग होता है? टेंशन में सर। तो स्टील इज स्ट्रांग इन टेंशन एंड कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन, है ना। तो कंक्रीट आपका कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और स्टील आपका टेंशन में स्ट्रांग होता है। तो इसकी टेंसाइल मतलब Fe जो है ग्रेड है, Fe मतलब आयरन सुने होंगे, और ये 250 इसका जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसकी क्या है? इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू है। क्लियर है? आप जो घरों में रड यूज करते हो ना, जो स्टील यूज करते हो कंस्ट्रक्शन पर्पस में, आप कभी उसको देखना, यहाँ पे उसका ग्रेडिंग लिखा हुआ रहेगा, देखो ISI ऐसे करके 500D या 500 या 415 ऐसे स्टील का ग्रेड उसमें लिखा हुआ रहता है, कभी ऑब्जर्व किए हो? यस सर। हाँ, तो आपको वहां पे ग्रेड देखने को मिल जाएगा। चलो स्टील पे जब है तो एक क्वेश्चन और पूछ ही देता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज क्लियर हो जाएंगी, बाकी तो थ्योरी है, पढ़ते रहो, ये सब चीजें पता होना चाहिए। आपने ऐसा देखा होगा, ये जो स्टील है ना, इसके सरफेस पे आपने इस तरीके का मार्किंग देखा होगा। पूरी स्टील आपने प्लेन नहीं देखी होगी, देखे हो कभी प्लेन स्टील?
No, जो sir. कंस्ट्रक्शन हम लोग ये जो मार्किंग देते हैं क्यों, व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग दिस मार्किंग्स, एनीवन? सर पकड़ बनाने के लिए होगा सर, सीमेंट पे। वेरी गुड। जो बॉन्डिंग होती है ना बिटवीन सीमेंट एंड स्टील, वो अच्छी निकल के आएगी। अगर मान लो पूरा प्लेन डाल दिए, फ्रिक्शन वहां पे नहीं होगा, निकल जाएगा, स्टील निकल जाएगा, है ना। उसकी वजह से वो मार्किंग दी हुई रहती है ताकि बॉन्डिंग बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील के बीच में अच्छी हो। चलिए, वैसे से कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बीच में बताते रहूंगा। तो पहला है माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ लेते हैं। माइल्ड स्टील क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज लो कार्बन एंड सॉफ्ट स्टील। Mild steel is also known as low carbon and soft steel. It is ductile, malleable, tougher, and more elastic than wrought iron. W होगा, ठीक है। तो ये जो माइल्ड स्टील आपका बोल रहा है कि डक्टाइल है, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, थोड़ा बताना मुझे, एनीवन? What do you mean by ductility? बताइए। Ductile means convert into wire, sir. Thin wire, sir. Sir, thin wire. No. Yes, sir. Thin wire. अच्छा, तो malleability क्या होगा? Malleability sir इसको sir convert into क्या प्लेट, सीट प्लेट या सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आपको सारी चीजें पता है, तो डक्टाइल भी पता है आपको, मेलेबिलिटी भी पता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी ये निकल के जाती है। इलास्टिक मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक? इलास्टिक सर जब इससे कोई लोड किसी मटेरियल पे पड़ता है सर, और उस फिर लोड को रिमूव कर दिया जाता है, तो वो अपना मतलब ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है सर। ओके, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इससे रिलेटेड एक हुक्स लॉ भी है। हुक्स लॉ क्या है, बता पाओगे क्या? Sir, stress is directly proportional to strain up to elastic limit. Within elastic limit, not up, ठीक है। So this is you have to know, okay, that you know all those things, very good। चलो, ये सब सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, इट कैन बी इजिली वेल्डेड एंड फोर्स्ड। अब फोर्सिंग पढ़े होगे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग, फोर्सिंग, वेल्डिंग। तो वेल्डिंग तो खैर आगे पढ़ोगे स्टील में, तो इसको आप इजिली वेल्ड कर सकते हो, फोर्स कर सकते हो। इट रस्ट क्विकली एंड कैन बी मैग्नेटाइज परमानेंटली। तो ये सब सारी प्रॉपर्टी है इसकी। आपको याद रखना ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा? स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी निकल के आती है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। कितना है स्पेसिफिक ग्रेविटी माइल्ड स्टील का? 7.8 7.3। एंड अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो रेंज है वो निकल के आ जाती है 800 से लेकर के 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी निकल के आती है? 600 to 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? ये डेटा है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट it is used in rod section, reinforcing bar roof, covering seats, pile wall and railway track। तो जो माइल्ड स्टील में यूज कहाँ, रेलवे ट्रैक में यूज कर लेते हैं, रूफिंग में जब करते हैं वहां पे यूज कर लेते हैं। क्लियर है? तो इन सब सारा जगह इसको हम लोग यूज कर लेते हैं माइल्ड स्टील को। नेक्स्ट क्या है? हाई कार्बन स्टील। अब हाई कार्बन स्टील क्या है? व्हाट डू मीन बाय हाई कार्बन स्टील? देख लो, ये सब पॉइंट बस आपको देख लेना है। It is also termed as hard steel. It is more tougher and more elastic than mild steel. It can be forged and welded with difficulty. Its ultimate, आपको बस जो स्टैटिक्स डेटा है ना वो आपको याद रखना है, बाकी आपसे कुछ पूछने नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 1400 से लेकर के 2000। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू 1350। ये सब सारी चीजें आपको एक बार याद। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है इसकी? स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.9। क्लियर है? माइल्ड स्टील के स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.3, हाई कार्बन स्टील के स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.9। ये स्टैटिक्स आपको ध्यान रखना है। देन है मीडियम कार्बन स्टील।
मीडियम कार्बन स्टील क्या है? इट इज द टर्म एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये कितनी निकल के आ रही है? 2000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इट इज यूज्ड इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट इन स्ट्रक्चर। अब ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, ये जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी पहले। व्हाट डू मीन बाय प्री स्ट्रेस कंक्रीट? बताया हूं कि नहीं बताया हूं? प्री स्ट्रेस कंक्रीट दो टाइप के होते हैं, एक प्री टेंशनिंग होता है और एक पोस्ट टेंशनिंग होता है। डिस्कस किया हूं उसको या नहीं किया हूं? बोलिए, ये प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग मैंने डिस्कस किया है कि नहीं किया है? भूल जाता है, रिपीट करूं इसे फिर से? यस सर। चलो चलो, सर ग्रेड ऑफ स्टील थोड़ा रिपीट कीजिएगा ना। कौन सा? ग्रेड ऑफ स्टील बता रहे थे ना अभी। हाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक साथ। जो ग्रेड ऑफ स्टील है ना आपको मिलेगा Fe415, Fe500, Fe250, Fe500D, ये सब सारे ग्रेड है। तो ग्रेड मतलब होता है क्या? इसकी ये जो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है। क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू निकल के आती है कि जो ये ग्रेड है स्टील है इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर निकल के आएगी। और ये कभी कभी किसी आप रड में ना डी भी दिखोगे, डी का मतलब होता है डक्टाइल, कि 500 तो ही प्लस और ज्यादा डक्टाइल है, वैसे रड को ज्यादा यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। दीज आर द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नाउ वी आर जस्ट ब्रीफ डिस्कशन ऑन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। डिटेल में आगे पढ़ेंगे बट अभी आपको ये पता होना चाहिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट। एक चीज बताओ, नॉमिनल मिक्स क्या होता है? पहले ये बता दो, नॉमिनल मिक्स क्या होता है? नॉमिनल मिक्स कंक्रीट के एस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, जिसकी प्रोपोर्शन मुझे पता होती है। सपोज M5, M10, M15, M20, M25, ये सब सारे नॉमिनल मिक्स के अंदर आते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ M30, ये सब सारे डिजाइन मिक्स के अंदर आते हैं। और जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है उसमें जो ग्रेड ऑफ स्टील यूज करते हैं अबव 25, दैट मींस M30 से स्टार्ट हो जाता है प्री स्ट्रेस। तो ये होता है क्या है, अगर उसे हम लोग देख लेते हैं तो प्री स्ट्रेस। M35 हाँ जी सर, हाँ, M35 M36 पे जो भी रेशियो निकालना होगा कैसे निकालते हैं हम लोग? M35 तो रेशियो निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? इसका रेशियो निकालने के लिए आपको डिजाइन मिक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको निकालने का दो तरीका है, एक एम्पिरिकल मेथड है और एक लैबोरेटरी मेथड है। तो एम्पिरिकल मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि सीमेंट कितना आएगा, सैंड कितना आएगा, आइग्रेड कितना आएगा। लैब में क्यूब हमारे पास अवेलेबल है, क्यूब का साइज 150 mm होता है। इस क्यूब में हर प्रोपोर्शन पे मतलब सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट डालें और पानी वाटर कंटेंट चेंज करते रहेंगे। किसी में 20% पानी दिया, किसी में 15 दिया, किसी में 18 दिया। तो हर वाटर कंटेंट पे या जितना बार तुम प्रोपोर्शन चेंज करोगे, हर प्रोपोर्शन का 3-3 सैंपल बनाओगे और टेस्ट करोगे। जिस पर्टिकुलर सैंपल का टेस्ट 35 आ गया वही आपकी डिजाइन मिक्स हो जाएगी। क्लियर है? ओके सर। प्रोसेस है थोड़ा इसमें, बस मैं आपको वही ब्रीफ कर दिया। उससे अच्छा मैं पूरा निकाल देता हूँ। नाउ सो प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जैसे नाम से हमको पता